discussion has देखना। नमस्ते, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में आपसे हर संडे बात करता हूँ। इसी तरह आज का संडे भी वही है जहाँ पे हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। पिछले संडे हमने देखा कि धनंजय गोखले के साथ जो डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर हमने रिलेटेड पार्टी के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी और हमने ये जान लिया था कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर ऑलमोस्ट ऑन पार आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 8 जनवरी को ड्राफ्ट इशू किया है। इट्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस। जो एक ज़माने में आप जानते होंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए डूज एंड डोंट्स करके वो गाइडलाइंस निकालते थे। वो क्लब करके उन्होंने गवर्नेंस करके एक गाइडलाइन निकाला है जो 28 नवंबर को इशू किया गया है और उसके चैप्टर 2 में वो करेक्शन करवाना चाहते हैं। क्या करेक्शन करवाना चाहते हैं? आसान चीज़ है। करेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कि जब से ये बीआर एक्ट अमेंड हुआ है तब से थोड़ा सा भूचाल आया है। थोड़ी चर्चाएं बहुत सारी हो रही थी और लॉट ऑफ ग्रे एरियाज इन दी गाइडलाइंस एंड many of us were expecting that Reserve Bank of India would come out with some detailed guidelines। और आज भी अब मैं अगर न्यूज़ आइटम या कुछ ये देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वही चर्चा हम कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है। जैसे डीसीसीबी के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको प्रोस्पेक्टिव करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज जरा उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे के हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जो ड्राफ्ट रिजर्व बैंक में दिया है, it is about the cooling period, which was a gray area in the entire BR Act amendment in respect of tenure of the member of the board। और वो मुझे पक्का याद है अभी कुछ महीने पूर्व सहकार भारती का एक फंक्शन हुआ था, शायद जयपुर में हुआ था। और हमारे डॉक्टर उदय जोशी जी जो है उन्होंने एक बात कही थी। ये कही थी कि ये ग्रे एरिया है, लेकिन एक टर्म अगर डायरेक्टर बैठ जाता है, जो 10 इयर्स का जो नॉर्म्स था उसमें अगर एक टर्म का गैप वो लेता है तो वो फिर से इलेक्ट होके आ सकता है। उन्होंने ये कहा था उसमें। मेरा ये मानना था क्योंकि इसके ऊपर जब तक रेगुलेटर कुछ कहता नहीं है तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। रेगुलेटर हैज़ टू क्लैरिफाई एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम आउट विथ सर्टन थिंग्स वेयर अंडर हमारे लोग तो बहुत होशियार ही हैं। वो किसी न किसी तरह से बैंक के ऊपर पकड़ रखने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं जो कुछ कहने वाला हूँ शायद आप में से जो लोग डायरेक्टर हैं उन्हें शायद ये अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपको ये बात समझनी है। रिजर्व बैंक ने इस ड्राफ्ट में भी उन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या है वो 2 शब्द? डिफीट्स द इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है कि कोई भी बंदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 10 साल के ऊपर डायरेक्टर करके रह नहीं सकता। आगे क्या ये सवाल था। अब इस सवाल का जब जवाब रिजर्व बैंक ने दिया है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जोशी जी ने जो कहा था वही उन्होंने अपनाया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप ये पूरा वीडियो देखोगे। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर उदय जोशी जी ने कहा था कि एक टर्म आप बैठो एंड देन यू री इलेक्ट योर सेल्फ। क्योंकि अभी मुझे मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। क्योंकि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि बंदा अगर 10 साल डायरेक्टर है तो उसके बाद उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड लेना है। अब हमारा जो बाईलॉज होता है या फिर हमारे जो स्टेट लॉज होते हैं
उसमें जो टर्म ऑफ डायरेक्टर है वो 5 साल का है। ये 5 साल के साइकिल में इलेक्शन होते रहते हैं। मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में भी वही है। तो उस हिसाब से डॉक्टर जोशी जी ने कहा था कि 5 साल का एक टर्म आप गैप ले लो। रिजर्व बैंक ने 3 साल क्यों किया है? क्योंकि रिजर्व बैंक ये जानती है कि 3 साल का कूलिंग पीरियड देने के बाद में अभी जो हमारे फेडरेशन और नैफकॉप वगैरह जो रिट पिटिशन फाइल करवाने की कोशिश कर रहे थे उसमें की हवा निकाल दी। उसमें से हवा इसलिए निकाल दी कि ये कोर्ट में जाके रिजर्व बैंक बोले कि देखिए हमने तो कूलिंग पीरियड दे दिया है, तो 3 साल के बाद फिर से आप डायरेक्टर बन जाओ। तो ये जो रिट फाइल करने वाले थे वो रिट की हवा निकल गई, ऐसा मेरा मानना है। शायद आप में से कुछ लोग इसको एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही लगता है कि ये 3 साल का ऐसा है। ये कल जाके 2.5 साल की भी का भी बोल दिया तो भी मतलब वही निकलता है। क्यों मतलब वही निकलता है? क्योंकि ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट देयर इज एन स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी फॉर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भी सेपरेट इलेक्शन ऑफिसर है। वो अपॉइंट करता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन कौन करेगा। 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं। अगर 5 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं तो मान के चलो कि 50% बोर्ड अगर 3 साल के बाद वापस आना चाहता है तो फिर से इलेक्शन करेंगे। खर्चा कितना होता है? 40-50 लाख का खर्चा होता है। क्या बैंक के पैसे खर्चा बार बार करेगी कि 3 साल के बाद कुछ 4 बंदों के लिए हम फिर से फ्रेश इलेक्शन लेते हैं? या फिर इलेक्शन मशीनरी आप इस तरह से यूज कर सकते हो? सोचो, ये सोचने की बात है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो टर्म इन्होंने कूलिंग पीरियड जो इन्होंने डिफाइन किया है 3 साल का, कोई मायने नहीं रखता है। वो टर्म तुम्हारा 5 साल का ही होने वाला है। बीच में कोई इलेक्शन कंडक्ट होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम संभावना है। और जब मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम संभावना है तो मैं कंपेयर करता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जो हमारे जो मिनिस्टर है अमित भाई शाह जो है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें कमर्शियल बैंकों के रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाने हैं। धीरे धीरे वो ला रहे हैं। आप अगर 28 नवंबर के मास्टर डायरेक्शंस आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पूरा प्रोफेशनली कर दिया है। जैसे कि एक जमाने में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डूज एंड डोंट्स का सर्कुलर उन्होंने गवर्नेंस में तब्दील कर दिया। उसमें और क्या क्या अटैच कर दिया? अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट पीपल लाइक सीओज, सीआरओज एंड ऑल दोज थिंग्स दे हैव अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर गाइडेंस। अभी ये जो ड्राफ्ट दिया है वो उसी सर्कुलर में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। वो ये ड्राफ्ट है। 30 जनवरी तक आपको इसके ऊपर कमेंट देना है। आप खुशी मनाओ क्योंकि कमर्शियल बैंकों का जो गाइडलाइंस है वो हमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल बैंकों में क्या गाइडलाइंस है? आपने 6 साल का टर्म कर दिया, उसके बाद में जिंदगी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक में। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। यानी 3 साल के बाद आप फिर से एलिजिबल होते हो। और इन्होंने एक चीज जो कही है जिसका बहुत डीपर मीनिंग निकलता है। वो क्या मीनिंग है कि भाई मैं आज बोर्ड में हूं, मुझे 10 साल हो गए हैं, अगली बार इलेक्ट होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं होगा, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। ये जो सोच है ना, ये सोच को भी ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस में छेद दे दिया गया है। आप किसी भी तरह से बैंक के मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब यही है कि ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड the said director shall not be associated with the UCB in any capacity or in any manner other than as a member or customer। member और customer बोर्ड में या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है। दूसरा मतलब ये हो गया कि अगर आप 10 साल के बाद में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जाते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। हो सकता है कि 3 साल के गैप के बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं आ सकते हो, लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आ सकते हो। सो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर 3 years पीरियड रिमेन्स ओपन एज ऑफ नाउ। तो भी ऐसा लग रहा है इस वक्त जो पढ़ने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। 1 August 2025 यू हैव बिकम disqualified, you have been disqualified, you have completed the tenure of 10 years, you have disqualified।
और आप अगर आप देखोगे तो और एक जो सर्कुलर जिसके ऊपर लास्ट संडे हमने बात किया था उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बारे में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, रिक्यूजिंग, अगर इंटरेस्टेड पार्टी के बारे में अगर बोर्ड में डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन हो रहा है, द कंसर्न इंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड रिक्यूज हिमसेल्फ। रिक्यूज का लीगल मतलब ये है कि टेम्पररीली डिस्क्वालिफाइड, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे वो डिसीजन के लिए। कहने का मतलब ये है कि रेगुलेशन धीरे धीरे काफ़ी टाइट हो रहा है, और रेगुलेशन अगर टाइट हो रहा है तो हमें ये सोचना है कि ये जो रेगुलेशन टाइट हो गए हैं इसके ऊपर हमें अमल करना ज़रूरी है। और जब मैं ये देखता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आता है, हमारे सक्सेशन प्लानिंग पे इम्पैक्ट आएगा, बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वी विल हैव टू प्लान फॉर द सक्सेशन appropriately and ensure that the board remains stable। और दूसरी बात, ये जो कंसेप्ट ऑफ कूलिंग पीरियड जो है ये 2020 में रिजर्व बैंक ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। सर्कुलर December 4, 2020 का है। दिस सर्कुलर इज रिगार्डिंग अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन में उन्होंने कूलिंग पीरियड 1 साल का लाया था। ये कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट जो है ये 5-6 साल पुराना कंसेप्ट है, और ये PSS एक्ट में पहली बार लाया गया था, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमारे लिए पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमें तो रिजर्व बैंक का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई हमें कूलिंग पीरियड तो दे दिया। कूलिंग पीरियड नहीं देते तो हम लोग क्या कर सकते थे। आज भी जो फेडरेशंस या एसोसिएशंस कोर्ट में जा रहे हैं इस डिसीजन के खिलाफ, वो स्टैंड होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो प्रोविजन 10A 10B 10C की प्रोविजन है, देयर इज एन इनबिल्ट प्रोविजन, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये अगर प्रोविजन है तो किसी भी कोर्ट में जाओ आपको डिसीजन मिलने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी जो बोर्ड्स है उनको सबको सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर और जो आगे आने वाले डायरेक्टर्स है उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत सारा काम करना बहुत ज़रूरी होगा। ये अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कुछ तकलीफ आने वाली है। लेकिन जो आइडिया है कि भाई ताज़े बंदे लाओ, फ्रेश बंदे लाओ जो बैंक को और अच्छी तरह से चला सके। हमने देख लिया, मुझे मालूम है एक नैफकप के एक फंक्शन में जब अमित भाई आए थे तो उन्होंने इसी बारे में, ये 2020 की बात मैं कर रहा हूँ, इसी बारे में उन्होंने ये कहा था कि भाई जरा नए जवान लोगों को तो जगह दो, आने दो उन्हें भी। मतलब क्या है, मतलब यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, but practically it has introduced a cooling period which will ensure that you have to skip one complete term, because in between फिर से इलेक्शन होना लगभग असंभव लगता है, लगभग असंभव लगता है। ये मेरे विचार है, आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। आपकी आपकी जो भी सोच है इसके बारे में बताइएगा। आपको इसके बारे में और अभी 2 हफ्ते बाकी हैं जिसके ऊपर आप रिजर्व बैंक को लिख सकते हैं कि वेदर यू एंडोर्स दिस ड्राफ्ट और यू अपोज दिस ड्राफ्ट। और जो अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि DCCB के लोग कर रहे हैं कि आगे से चालू करो, ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। इसकी सीधी बात, इसका सीधा इंटरप्रिटेशन ये है कि फ्रॉम 1 August 2025 व्हेन द एक्ट वाज नोटिफाइड, व्हेन द प्रोविजन वाज नोटिफाइड, अगर 1 अगस्त 2025 को आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, यू स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। तो प्रोस्पेक्टिव का और इसका कोई सवाल आता नहीं है, इसी वक्त वो इम्प्लीमेंट हो गया है। कूलिंग पीरियड तो सेक्टर को पेसिफाई करने के लिए दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। कूलिंग पीरियड से किसी को एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। आप सोच के देखो, आप अगर 15 साल डायरेक्टर हो, 3 साल या 4 साल के गैप के बाद अगर आप वापस आओगे तो क्या उसी ग्रिप से आओगे? एक टर्म का गैप हो जाएगा, तो एक टर्म के गैप से वही ग्रिप आप इस्तेमाल कर सकोगे? आपको एसोसिएट नहीं करना है बैंक के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। ये सिचुएशन जहाँ तक है, ये अगर मैं सोचता हूँ तो मेरा ये मानना है कि हमारा रोल क्या हो सकता है 10 साल होने के बाद। रोल क्या हो सकता है? हैंड होल्ड द न्यू डायरेक्टर्स इन अ प्रॉपर वे, टेल देम हाउ टू रन द शो, टेल देम हाउ टू रन द बैंक,
tell them how to take decisions, tell them how to comply with the regulatory guidelines, tell them how to improve the banking business, tell them how to grow. These are the things which the directors who are affected with this 10 years duration kind of thing, ये आपको ध्यान में रखना है. मुझे ये लगता है कि कुछ भी हो, फरवरी के महीने में इसमें फाइनल अमेंडमेंट आने की संभावना है, क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर रिजर्व बैंक को कुछ ना कुछ कहेंगे. लेकिन मेरा ये मानना है, कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिक मारने के लिए भी कमेंट लेती है कि आप बोल लो भाई क्या करना है, करेंगे तो वही जो वो चाहते हैं. क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा सेक्टर कंप्लाइंट हो. आपने देखा होगा कि मैंने 1-2 महीने पहले ये जो जुलाई 25 में जो ड्राफ्ट आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी भी नई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंकिंग लाइसेंस, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस देने वाले नहीं है. मैंने वीडियो किया था कि दिस इज नॉट अ गुड मूव. अभी उन्होंने ड्राफ्ट लाया है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूंगा. लेकिन वो ड्राफ्ट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका. जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बनने की सोच रही है, वो सोचेगी कि वो ना बने, क्योंकि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस उसमें इतने आने वाले हैं कि उनका जो फ्रीडम है ना, वही निकल के जाने वाला है. रेगुलेशन इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट एंड टाइट. और हमने ये जो आपदा है ना, हमने खुद ने अपने ऊपर बुलाई है, मंगवाई है. क्यों मंगवाई है? हम तो हमेशा सरकमवेंट करने की सोचते हैं. विदाउट वायलेटिंग थिंग्स वी वुड लाइक टू प्ले अराउंड द रेगुलेशन. अब रिजर्व बैंक में भी तुम्हारे हमारे जैसे ही बंदे बैठते हैं. उन्हें क्या समझ में नहीं आता है? उन्हें समझ में आता है, सब समझ में आता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है. तो ये 3 साल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. सिस्टमैटिकली उन्हें जो करना है वही वो कर रहे हैं. आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.